तो इसमें हम सिख रिफॉर्म मूवमेंट से स्टार्ट करने वाले थे। तो सिंह सभा मूवमेंट जो थी 1873 में जो हुई थी, मॉडर्न एजुकेशन टू सिख, ये सिंह सभा मूवमेंट जो हुई थी 1873 में, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन टू सिख के बारे में बात हुई थी और उसमें खालसा स्कूल नेटवर्क खोले गए थे। ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट में। नेक्स्ट आया आपका अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट जो है ये गुरुद्वारा रिफॉर्म के लिए आया था, जो कि एम टू लिबरेट गुरुद्वारा फ्रॉम करप्ट उदासी महंत। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया था कि गुरुद्वारे को क्या करना है, लिबरेट करना है, किससे, उदासी महंत से। नॉन वायलेंट मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1928 में, ये 1928 के टाइम पे आया था। ठीक है, अकाली मूवमेंट। नेक्स्ट गुरुद्वारा एक्ट 1922, अमेंडमेंट 1925। तो गुरुद्वारा एक्ट 1922 में क्या हुआ था, ट्रांसफर्ड कंट्रोल टू एसजीपीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ की फैक्ट। तो ये कास्ट सिस्टम के लेकर बहुत फाइट किए थे, सबको पता है। और ये मूक नायक और भिस्करनी भारत डिप्रेस क्लास। तो ये फाउंडर किसके हैं, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। तो याद रखना, मूक नायक और बहिष्कृत भारत फॉर डिप्रेस क्लास के फाउंडर कौन है, ये आपके भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना कब किया था इन्होंने, 1924 में किया था, जिसमें एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज इनका की नारा था। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन भी इन्होंने स्टार्ट करी थी कब, 1942 में। कब स्टार्ट करी थी, 1942 में। कौन सी, ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन। फिर एडवोकेट किए थे किसके लिए, इक्वलिटी के लिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए। इक्वलिटी चाहिए और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, डिप्रेस्ड क्लास इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये क्या किए थे, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे। महासत्याग्रह 1927 में जो महासत्याग्रह किए थे, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ नॉलेज के बेसिस पे लड़ रहे थे। ठीक है, वेट, आई थिंक ये फिर से ये हिल गया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है ये मूक नायक और बहिष्कृत भारत के को फाउंड किए थे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का 1928 में फाउंड किए थे। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड क्लास फेडरेशन भी फाउंड किए थे 1942 में। इक्वलिटी और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए एडवोकेट किए थे। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन क्या है इनका, डिप्रेस क्लास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनका रिप्रेजेंटेशन मिला था। महासत्याग्रह किए थे 1927 में, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ नॉलेज पे बात करी थी। बर्न्ट मनुस्क्रिप्ट, इन्होंने मनुस्क्रिप्ट को जला दिया था 1927 में और प्रोटेस्ट करा था कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर के। ठीक है, मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के बारे में देख सकते हैं कि मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन कौन से थे। तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो कि 1817 से लेकर 98 तक के बीच में इन्होंने काम करा। तो इन्होंने रिकॉन्साइल करा वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को विथ कुरानिक टीचिंग, कुरानिक टीचिंग के साथ वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को रिकॉन्साइल करा। ठीक है, इन्होंने फंडामेंटल यूनिटी ऑफ रिलीजन प्रैक्टिकल मोरालिटी पे बात करी थी। और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड करा था कब, 1875 में। और जब इन्होंने फाउंड करा था तो उसका नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो याद रखना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एडवोकेट करा था इन्होंने वुमेन एजुकेशन को और अपोज करा था पर्दा और पॉलीगैमी को। ठीक है, तहदीब उल अखलाक, हाँ अगर पूछे कि अखलाक, तहदीब उल अखलाक मैगजीन भी इन्होंने ही चालू करा था। तो अगर पूछते कि तहदीब उल अखलाक वाली मैगजीन कौन चालू किया था, तो वो किए थे सर सैयद अहमद खान। फिर देवबंद स्कूल के बारे में बात करते जो 1866 में आया था। उसमें दारुल उलूम सहारनपुर, क्या हो रहा है, दारुल उलूम सहारनपुर, हाँ देवबंद स्कूल जो है 1866 में आया था, जिसमें दारुल उलूम सहारनपुर, जिसमें ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का रिवाइवल हुआ था। ठीक है, कौन लीड किया था इसको, मोहम्मद कासिम नानावती। मोहम्मद कासिम नानावती ने लीड करा था किसको, देवबंद मूवमेंट स्कूल को। ठीक है, और राशिद अहमद गंगोही ने। मोहम्मद उल हसन कंबाइंड इस्लामिक प्रिंसिपल नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। साहिब नुमानी क्या किए थे, सपोर्ट किए थे इंग्लिश लर्निंग को और फाउंड किए थे क्या, नदवातुल्ला उल्मा। नदवातुल उल्मा को फाउंड कौन किया था, शिबली नुमानी फाउंड किए थे। नेक्स्ट आया आपका वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट, जिसमें अब्दुल वहाब ऑफ अरबिया,
शाह वलीउल्लाह रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट इस्लामिक टीचिंग के बारे में बात कर रहे थे। शाह अब्दुल अजीज़, शाह अहमद बरेली, अब्दुल अजीज़ और शाह अहमद बरेली जो थे पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वहाबी के बारे में बात कर रहे थे। रिटर्न टू इस्लामिक स्पिरिट, एंटी ब्रिटिश, एंटी हिंदू, स्टेट इंडिविजुअल कॉन्साइंस। टीटू मीर मूवमेंट, टीटू मीर्स मूवमेंट क्या था? ये सैयद मीर निसर अली टीटू मीर, सैयद मीर निसर अली टीटू मीर, ये डिसाइपल ऑफ सैयद अहमद। सैयद अहमद के डिसाइपल कौन थे? टीटू मीर। सैयद अहमद बरेलवी के, सैयद अहमद बरेलवी के क्या थे? ये डिसाइपल थे। क्या नाम था उनका? टीटू मीर। टीटू मीर मूवमेंट ने क्या करा था? सरिया मूवमेंट को लीड करा था, मोबिलाइज करा था बंगाली मुस्लिम फार्मर को ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, 1831 में मार दिया गया इनको। नेक्स्ट आया फराजी मूवमेंट 1819 में। इसको कौन लीड किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने फाउंड करा था इसको। किस लिए? इरेडिकेट करने के लिए अन इस्लामिक प्रैक्टिस को। ठीक है, और दादू मियाँ इसको फाउंड किए थे हाजी शरीयतुल्लाह और लीड किए थे दादू मियाँ। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कि फराजी मूवमेंट जो था वो वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड था और इसको फाउंड किए थे हाजी शरीयतुल्लाह और लीड किए थे दादू मियाँ ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट 1889 में। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो थे वो अहमदिया मूवमेंट को लीड किए थे। अगर पूछते अहमदिया मूवमेंट को कौन लीड किया था तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद लीड किए थे। ठीक है, लिबरल सेपरेशन ऑफ मॉस्क्यू फ्रॉम स्टेट, यूनिवर्सल रिलीजन, अपोज जिहाद। ठीक है, गवर्नर जनरल वायसरॉय। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कौन से गवर्नर जनरल के बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। कब? 1773 में, 1774 में। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? 1774 में वारेन हेस्टिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल एट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग। तो याद रखना कि अगर पूछ दे कि एशियाटिक सोसाइटी कब किसके गवर्नर जनरल में हुआ था तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, 1784 में। और ये पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। फिर आता है अपना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। कब बना था? 1834 में। तो याद रखना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को एबॉलिश करा था 1829 एडी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 पास किया था जिसमें एबोलिशन का भी सती का क्या बोलते हैं स्लेवरी का भी एबोलिशन करा था। ठीक है, लॉन्च किया था क्या? कैंपेन अगेंस्ट थग्स के अगर अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च करने की बात करें तो वो कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था। ठीक है, फिर आता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है। कब? 1758 से लेके और 1760 तक। ठीक है, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक और वारेन हेस्टिंग से पहले आता है। इन तीनों के ही बारे में मोस्टली पूछता है। तो 1758 से 60 तक ये और 1760 से 67 तक 2 बार ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है। उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल ही रहता है। यहाँ पे 1774 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया जाता है और 1834 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बक्सर के युद्ध के बाद रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, थर्ड में 1765 को फिर से इंडिया आता है और पहली बार ये बक्सर के युद्ध में भी रहता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है इसी के टाइम पे और ब्रिटिश एम्पायर को कंसीडर किया जाता है कि यही फाउंडर है। ब्रिटिश आर्मी को बैटल ऑफ प्लासी में लीड किया था। बनारस रिवोल्ट के बारे में देखते हैं तो बनारस रिवोल्ट जो है वो राजा चेत सिंह के द्वारा लीड किया जाता है। अगर पूछ ले कि बनारस रिवोल्ट को कौन किया था तो वो किए थे राजा चेत सिंह। ठीक है, 1781 एडी में। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। अगर पूछ ले बनारस रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर कौन था तो वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट सिक्योरिटी सेल और रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड वेलेजली जो था पॉलिसी टू प्रोटेक्ट बॉर्डर और नेबरिंग से सो योर बॉर्डर रिमेन सेफ। तो याद रखना कि ये सिक्योरिटी सेल या रिंग फेंस की पॉलिसी किसकी थी? तो ये वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेजली की पॉलिसी थी। डायरकी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट हुआ था बंगाल में किसके टाइम पे? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे 1765 में। तो डायरकी सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बंगाल में स्टार्ट हुआ था। किसके टाइम पे? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। कब? 1765 में।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंडेड इन 1772 ड्यूरिंग वारेन हेस्टिंग पीरियड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला जो काम था वो कब ख़त्म हो गया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। वारेन हेस्टिंग डिपोज्ड डिप्यूटी दीवान मोहम्मद रजा खान एंड राजा सिताब राय। वारेन हेस्टिंग किसको डिपोज किया था? डिप्यूटी दीवान मोहम्मद रजा खान को और राजा सिताब राय को डिपोज किया था। इम्पीचमेंट किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था? वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना, अगर पूछे कि कौन से गवर्नर जनरल के अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था तो वो वारेन हेस्टिंग था। म्यूटिनी ऑफ वेलोर के बारे में देखते हैं, जो कि 1806 में हुआ था। तो म्यूटिनी ऑफ वेलोर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? जनरल बार्लो था। ठीक है, तो जनरल बार्लो के जॉर्ज बार्लो के बारे में बस एक ही चीज़ याद रखना कि जॉर्ज बार्लो के टाइम पे वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी। बार्लो वेल्लोर, ठीक है, बार्लो वेल्लोर, थोड़ा राइमिंग बननी है ना, तो इसी से पकड़ लो कि जॉर्ज बार्लो के टाइम पे वेल्लोर म्यूटिनी थी 1806 में। ठीक है, प्रिकर्सर टू द 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 रिवॉल्यूशन का प्रिकर्सर था। इसमें इंडियन सोल्जर ऑफ मद्रास आर्मी पार्टिसिपेट की थी। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इंडिया के बारे में देखते हैं। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कौन किया था? वारेन हेस्टिंग किया था, और कॉर्नवालिस ने इसको और ज़्यादा फर्दर स्ट्रेंथन किया था। कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 लेके आया था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था। ठीक है, सिविल सर्विस इन इंडिया के बारे में देखते हैं। तो कॉर्नवालिस को माना जाता है कि सिविल सर्विस का जो जनक है इंडिया में, किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है, जिसने क्लियर डिवीजन किया सिविल और जुडिशियल एरिया में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1786 से 1793 तक और 1805 में। ओरिजिनेटर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, अगर बोले कि परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट करा था, तो ये करा था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, जुडिशियल कोड एंड इंडियन सिविल सर्विस का भी स्टार्ट किया था। जुडिशियल कोड, इंडियन सिविल सर्विस और परमानेंट सेटलमेंट, इन तीनों का जन्मदाता कौन है? कॉर्नवालिस है। कब मरा था? 1805 में मरा था, गाजीपुर में। ठीक है, अभी भी इसका ग्रेव जो है गाजीपुर में लोकेटेड है। अगर पूछे गाजीपुर में किसका ग्रेव लोकेटेड हो, तो कॉर्नवालिस का लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के बारे में इम्प्लीमेंट कौन किया था? वेलेजली। हमने देखा था ना, वेलेजली, डबल एल अलायंस, वेलेजली। तो अगर पूछे सब्सिडरी अलायंस कौन इंट्रोड्यूस किया, तो वेलेजली इंट्रोड्यूस किया था। अंडर ट्रीटी स्टेट रिमेन्स इन द आर्मी ऑफ द कंपनी। ठीक है, स्टेट जो है मेंटेन करेगा कंपनी के आर्मी को, और एक्सपेंस जो है वो स्टेट बॉन्ड करेगा, और स्टेट जो होगा वो किसी भी यूरोपियन को हेल्प नहीं करेगा एक्सेप्ट इंग्लिश। ठीक है, और स्टेप ऑफ वो देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस के बदौलत कौन कौन से स्टेट्स को कैप्चर किया गया। तो एक चीज़ देखना कि इसमें क्रोनोलॉजी पूछता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछता है, तो इसमें सबसे पहले जो है हैदराबाद को एनेक्स किया गया है सब्सिडरी अलायंस को। सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करा? हैदराबाद ने, फिर मैसूर तंजौर, फिर अवध पेशवा, अवध एक्सेप्ट किया, फिर पेशवा सिंधिया होलकर। तो याद रखना कि इसका ऑर्डर कैसे याद रखोगे? HMT की घड़ी होती है ना, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर तंजौर, हैदराबाद मैसूर तंजौर, फिर उसके बाद याद रखना कि अवध का टाइम ख़राब हुआ, हैदराबाद मैसूर तंजौर, फिर अवध, उसके बाद आपके मराठा है कौन? पेशवा सिंधिया होलकर, ये मराठा थे ना। तो याद रखना ट्रिक इसका यही, HMT, फिर अवध का टाइम ख़राब हुआ, HMT की घड़ी पहन के आया, अवध का टाइम ख़राब हुआ, और फिर पेशवा सिंधिया होलकर, ये आपके पेशवा सिंधिया होलकर मराठा थे। तो इसे आपको क्रोनोलॉजी भी याद होगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी साइंड विथ अवध इन 1765। फर्स्ट जो ट्रीटी थी वो किसके साथ साइन हुई थी? अवध के साथ साइन हुई थी। कब? 1765 में। नेक्स्ट देखते हैं सेंट थॉमस मुनरो के बारे में, सर थॉमस मुनरो के बारे में। तो सर थॉमस मुनरो जो था गवर्नर ऑफ मद्रास था, कब? 1820 से लेके 1827 तक, और इसको रैयतवारी सिस्टम का फाउंडर माना जाता है। तो याद रखना कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का हमने देख लिया था, कौन था वो? कॉर्नवालिस था। ठीक है, कॉर्नवालिस जो था परमानेंट सेटलमेंट का कॉर्नवालिस था, और रैयतवाड़ी का कौन था? थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो जो है उसको फाउंडर माना जाता है रैयतवाड़ी का। कहाँ पे? मद्रास में। सप्रेशन ऑफ थग कौन किया था? सप्रेस्ड बाय कैप्टन सलीमान। तो याद रखना कि कैप्टन ऑफ थग जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे, विलियम बेंटिक को माना जाता है कि थग का वो किया था, रिमूवल ऑफ थग किया था कौन? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक जो था किसके हेल्प से किया था? तो वो कैप्टन था उसका सलीमान या स्लीमान, जो भी बोलो उसको, उसने सप्रेस करा था थग को। कब? बाई 1837 थग्स वेयर फिनिश्ड। 1837 तक थग्स फिनिश हो गए थे। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक के, और उस टाइम पे उसका कौन था कैप्टन? सलीमान। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स करा अवध को टू द
ब्रिटिश एम्पायर 1856 में, एक्यूजिंग नवाब अवाब वजीद अली शाह ऑफ मिसरूल। ठीक है, तो याद रखना कि अवध को क्या बोलते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं एनेक्स किया गया था, इसको मिस गवर्नेंस के उस पे बेसिस पे एनेक्स किया गया था। और वो रिपोर्ट कौन तैयार किया था जिस पे मिस गवर्नेंस था, वो जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के बेसिस पे डलहौजी ने अवध को अनेक्स करा था। ठीक है, 1848 से 1856 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड रिलेटेड इवेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और उसके रिलेटेड इवेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन सबसे पहले एनेक्स किया गया, फिर लास्ट में कौन सा हुआ। तो सबसे पहले सतारा आता है, फिर जैतपुर सांबल आते हैं, फिर बगाद आता है, फिर उदयपुर आता है, फिर झांसी, फिर नागपुर। ठीक है, सतारा, जैतपुर, बागात, उदयपुर, झांसी, नागपुर। फिर देखते हैं सिंध का एनेक्सेशन जो होता है, तो लॉर्ड एलन बेरो के टाइम पे सिंध का एनेक्सेशन होता है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि सिंध का एनेक्सेशन किसके टाइम पे होता है, वो लॉर्ड एलन बेरो के टाइम पे होता है। और यहाँ पे हमने देखा था ना कि वेल्लोर म्यूटनी किसके टाइम पे होती है, बार्लो वेल्लोर। ठीक है, फिर एनेक्सेशन ऑफ सिंध किसके टाइम पे होता है, एलन बेरो के टाइम पे होता है। एलन बेरो के टाइम पे सिंध का एनेक्सेशन होता है, किसके द्वारा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा, 1843 एडी में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। तो याद रखना कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में क्या होता है, सिंध का एनेक्सेशन होता है, उसमें चार्ल्स नेपियर जो रहता है उसके द्वारा होता है। और उस टाइम पे कौन रहता है गवर्नर जनरल, तो एलन बेरो रहता है। मर्जर ऑफ सिक्किम इनटू इंडिया, सिक्किम का इंडिया में मर्जर कब होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। 1975 में सिक्किम को कम्प्लीटली मर्ज किया जाता है इंडिया में। सिक्किम को कम्प्लीटली कब मर्ज किया जाता है, 1975 में। आई थिंक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 36 वाला, एक बार देखना। इन 1875, अब 1875 में लॉर्ड डलहौजी के रेन में दार्जिलिंग एंड सम तराई रीजन ऑफ सिक्किम वेयर मर्ज इनटू ब्रिटिश इंडिया। तो याद रखना कि किसके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे दार्जिलिंग और उसके कुछ तराई रीजन ऑफ सिक्किम को किस में मर्ज किया गया है, ब्रिटिश इंडिया में मर्ज किया गया था। फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में कब चली थी, बॉम्बे एंड थाने के बीच में चली थी, किसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो याद रखना कि रेलवे का देन, रेलवे भी किसका देन है, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था रेलवे। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी स्टार्ट किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। सोशल रिफॉर्म और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन देख लेते हैं। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट बेसिकली लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। तो याद रखना कि अगर पूछे कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, जो कि 1856 से 1862 एडी तक रहा था। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में पास हुआ था। ठीक है, 1856 में। तो याद रखना कि विडो रीमैरिज और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में पास हुआ था। प्रेजेंटेड ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी टाइम, तो इसको प्रेजेंट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, अंडर दिस एक्ट विडो रीमैरिज बिकम वैलिड, विडो रीमैरिज को वैलिड कर दिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इसके लिए टायरलेस एफर्ट किए थे। तो याद रखना, अगर पूछे कौन सा इंडियन है जो विडो रीमैरिज एक्ट के लिए बहुत प्रयास किया था, तो वो है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनता है, वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। ठीक है, 1857 के बाद जो है क्या एक नया वायसरॉय का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो फर्स्ट वायसरॉय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग बनता है। ये प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1856, जब क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है इलाहाबाद में 1856 में, तो उसी टाइम पे लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और स्लेवरी ऑफ इंडिया एंडेड ड्यूरिंग एलन बेरो, याद रखना कि एलन बेरो के टाइम पे स्लेवरी ख़त्म हुई थी। तो एलन बेरो के टाइम पे दो चीज़ हुआ था, एक तो सिंध का एनेक्सेशन हुआ था, यहाँ पे हमने देखा था एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो एलन बेरो के टाइम पे हुआ था, और स्लेवरी भी एलन बेरो के ही टाइम ख़त्म हुई थी। फर्स्ट सेंसस जो है 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे कंडक्ट हुआ था। तो याद रखना कि फर्स्ट सेंसस जो किसके टाइम पे कंडक्ट हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म देख लेते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो याद रखना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसको कंसिडर किया जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और लॉर्ड मायो के टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ था। रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है। रिपन ने डेवलप करा था प्रपोजल ड्यूरिंग हिज टेन्योर, गवर्नमेंट प्रपोजल 1882। ठीक है, लोकल बोर्ड इस्टेब्लिश इन रूरल एरिया में लोकल बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था। ऑर्डर गिवन टू क्रिएट डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, तालुका तहसील बोर्ड ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट। म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश इन सिटी, म्यूनिसिपैलिटी भी इस्टेब्लिश हुई थी सिटी में।
नेक्स्ट देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल एंड लीगल माइलस्टोन के बारे में कुछ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्ट हुआ था एशियाटिक सोसाइटी से। विलियम जोन्स जो है कलकत्ता में 1784 में इसको इस्टेब्लिश करते हैं, किसको? एशियाटिक सोसाइटी को। और अलेक्जेंडर कनिंगम जो होता है वो अपॉइंट होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे बाई लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है किसको चुनता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर? वो अलेक्जेंडर कनिंगम को चूज़ करता है। ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे रेजिमेंट सेंट्रलाइज। तो कर्जन क्या करता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है और जॉन मार्शल को अपॉइंट करता है क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या आपका डायरेक्टर। फिर एंशियंट मूवमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। एंशियंट मूवमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आता है 1904 में, जिसमें 500 पाउंड एलोकेट किए जाते हैं किसके लिए? प्रोटेक्शन और रिपेयर के लिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग के। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या होती है? तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बेसिकली वायसराय काउंसिल लॉ मेंबर सीपी इल्बर्ट जो रहते हैं वो वायसराय काउंसिल के मेंबर रहते हैं। और 2 फरवरी 1883 को क्या होता है? इल्बर्ट बिल प्रेजेंट की जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अबोलिश ऑल जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मेक इंडिया एंड यूरोपियन जज इक्वल। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बेसिकली आपकी वो होती है कि जो इंडियन जज होते थे वो यूरोपियन को ट्रायल नहीं कर सकते थे। तो इल्बर्ट बिल में यही लेके आया गया कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करो और इंडियन जो है ये यूरोपियन जज को इक्वल बनाओ, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड थी? जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेजर वर्क एंड देयर फाउंडर देख लेते हैं। तो सब्सिडरी ट्रीटी जो है लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेके आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक है। स्टेट अबडक्शन पॉलिसी। स्टेट अबडक्शन पॉलिसी बेसिकली वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला है, लॉर्ड डलहौजी लेके आता है। परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन करता है। डिवल रूल इन बंगाल रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करता है और डायरकी स्टार्ट करता है 1765 में। इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको कौन प्रमोट करता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक करता है मैकॉले के थ्रू। और सती को प्रोहिबिट कौन करता है? वो भी बेंटिक ही करता है, विलियम बेंटिक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी लेके आता है। और लिफ्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन प्रेस, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस कौन करता है? चार्ल्स मेटकाफ। याद रखना, लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर किसको कंसिडर किया जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। तो एलन बेरो के टाइम पे हमने 2 देखा था, एलन बेरो का 2 कंट्रीब्यूशन देखा था हमने, कौन सा? एक तो सिंध का अनेक्सेशन हुआ था और एक और हुआ था आपका एलन बेरो के ही टाइम पे, एलन बेरो के टाइम पे 2 चीज़ें हुई थी। एक तो यहाँ पे सिंध का अनेक्सेशन हुआ था और एक और चीज़ हुई थी, ठीक है देखेंगे, उसका भी ध्यान नहीं आ रहा है, मिल भी नहीं रहा है। गोपाल कृष्ण घोष ने कंपेयर कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन टू औरंगजेब। तो अगर पूछे कि कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से कौन कंपेयर किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने करा था। पॉलिटिकल रिफॉर्म और कैपिटल शिफ्ट के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो इस्टेब्लिश करता है क्या? इंपीरियल कैडेट क्रॉप आईसीसी का इस्टेब्लिशमेंट करता है 1901 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल करता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलता है। प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू पॉलिसीज़ लेके आता है। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म आता है। नवंबर 95 में क्या होता है? लॉर्ड मिंटो वायसराय बनते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है वो एज ए वायसराय बनते हैं और जॉन मार्ले जो होते हैं वो एसओएस रहते हैं। और इसीलिए इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है, जो कि 1909 में आता है। इसमें क्या होता है? सेपरेट वोटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मुस्लिम आ जाता है। मुस्लिमों के लिए क्या होता है इसमें? सेपरेट वोटिंग राइट और कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता है, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो दिल्ली जो है कैपिटल किसके टाइम पे शिफ्ट किया जाता है? तो वो वायसराय हार्डिंग 2 के टाइम पे शिफ्ट किया जाता है। याद रखना कि अगर पूछ ले कि कैपिटल को दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली किसके टाइम पे शिफ्ट किया गया था, तो वायसराय हार्डिंग 2 के टाइम पे कैपिटल शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। हार्डिंग 2 जो है वो इनवाइट किए थे किसको? जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को। कहाँ पे? 1911 में, जबकि दिल्ली दरबार, 3rd दिल्ली दरबार जो लगा था उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो है वो जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को इनवाइट किए थे दिल्ली दरबार, 3rd दिल्ली दरबार के लिए।
इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में क्या हुआ था, बंगाल को कैंसिल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था, जो कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल करजन ने कर दिया था ना। तो इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था और कैपिटल को शिफ्ट किया गया था कहाँ पे, कलकत्ता से दिल्ली। किसके टाइम पे हुआ था, वायसराय हार्डिंग टू के टाइम पे हुआ था। फिर देखते हैं बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। मॉडर्न नेशनलिज्म का बिगिनिंग होता है इंडिया में, उसमें क्या क्या होता है। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल कांग्रेस रहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला रहता है बंग भाषा प्रकाशिक सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। 1936 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो ये एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय को, जो राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स होते हैं वो क्या स्टार्ट करते हैं, बंग भाषा प्रकाशिका सभा का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1836 में, ठीक है। फिर एक जमींदारी एसोसिएशन बनी होती है 1837 में, इसके फाउंडर कौन होते हैं, द्वारकानाथ टैगोर जी होते हैं। इसको लॉर्ड हाउस सोसाइटी भी बोला जाता है इसको। ये जो है ये किसके लिए काम करती है, लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट में काम करती है। तो याद रखना, अगर पूछ ले कि कौन सी सोसाइटी थी, कौन सा एसोसिएशन था जो कि प्री कांग्रेस था, जो कि लैंडलॉर्ड की सोसाइटी बोला जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी बोला जाता है, और वो लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट में काम कर रहा था, तो वो है आपका जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। कौन स्टार्ट किया था इसको, द्वारकानाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था। और बंग भाषा प्रकाशिका सभा कौन स्टार्ट किया था, राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स ने स्टार्ट करा था। फिर आता है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब हुई थी, इस्टेब्लिश 1843 में हुई थी, और इसके फाउंडर कौन थे, जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर। याद रखना, द्वारकानाथ टैगोर जो जमींदारी एसोसिएशन फाउंड किए थे वो इसमें भी है, किसमें, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में, ठीक है। जॉर्ज थॉमसन, द्वारकादास टैगोर, चरण मोहन चटर्जी और परमानंद मैत्री, ये लोग मिलकर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करे थे। और ये फोकस क्या कर रही थी, ये फोकस कर रही थी ऑन कलेक्टिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन पीपल, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन पीपल का जो रियल कंडीशन है उसको कलेक्ट कर रही थी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर रही थी। कौन, ब्रिटिश बंगाल इंडियन सोसाइटी। इसमें 4 लोग उसके फाउंडर हैं, जॉर्ज थॉमसन, द्वारकादास टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्री। फिर आती है आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में फाउंड होती है। इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, राधाकांत देव रहते हैं, जनरल सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर रहते हैं। तो याद रखना कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इसके प्रेसिडेंट राधाकांत देव होते हैं और जनरल सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर रहते हैं। इसके बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। याद रखना कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, राधाकांत देव, और जनरल सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर। ये मर्ज फ्रॉम लैंडलॉर्ड सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, लैंडलॉर्ड सोसाइटी और बंगाल इंडिया मर्ज सोसाइटी से, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से मर्ज कर दिया जाता है। आई थिंक इमर्ज फ्रॉम, उससे इमर्ज हुई होती है। सेंट पिटिशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1852 व्हेन न्यू चार्टर्ड एक्ट वाज डिस्कस, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिटिशन भेजा था जब नया चार्टर्ड एक्ट डिस्कस हो रहा था। फिर आती है आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 में हुई थी। इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन फाउंड किया था, दादा भाई नौरोजी ने फाउंड किया था। कहाँ पे, लंदन में। किसके लिए, फॉर डिस्कसिंग इंडियन इशू। इंडियन इशू को डिस्कस करने के लिए दादा भाई नौरोजी साहब ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन करा था, ठीक है। जिससे प्रमोटेड इंडियन वेलफेयर, ब्रांचेस ऑफ इंडियन सिटी, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इंडियन सिटीज़ में भी ब्रांचेस था। फिर आता है आपका पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो एम जी रानाडे के द्वारा फाउंड किया गया था। ये लाइजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एज ए लाइजन काम करती थी। कौन, पूना सार्वजनिक सभा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में फाउंड करा था। फिर आता है आपका कौन सा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोला जाता था, ठीक है। इसको फाउंड कौन करता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। याद रखना कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में फाउंड हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है 1876 में ये प्री कांग्रेस एसोसिएशन है जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्टार्ट करा था। इसमें लोग करते क्या थे कि अपोज करते थे कंजर्वेटिव और प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज़ को,
और बात करते थे रिडक्शन इन ICS, अगेंस्ट रिडक्शन इन ICS एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में एज रिडक्शन की बात कर रहे थे, और सपोर्टेड साइमल्टेनियस एग्ज़ाम इन इंग्लैंड और इंडिया, ये बोल रहे थे कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों में ICS का, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करा। उस टाइम पे बस इंग्लैंड में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता था इंडियन उसका ICS का, इंडियन सिविल सर्विसेज का, ठीक है। और इंडिजनाइजेशन ऑफ हायर पोस्ट में इंडियन पीपल को ज़्यादा रखो, कैंपेन करते थे। रिप्रेसिव आर्म एक्ट, ठीक है, रिप्रेसिव आर्म एक्ट के अगेंस्ट कैंपेन करा था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के भी अगेंस्ट कैंपेन करा था। फिर आती है आपकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1883 में स्टार्ट होती है, स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि बेसिकली इंडियन नेशनल एसोसिएशन रहती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की, इसके द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया जाता है किसको, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को। लेट द बेस फॉर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मर्ज्ड इनटू INC इन 1886। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी जाती है 1886 में। मद्रास महाजन सभा भी स्टार्ट हुई होती है, जिसको कौन स्टार्ट करता है, M वीरारा राघवाचारी, जिसको मद्रास महाजन सभा को कौन स्टार्ट करता है, वीरागा राघवाचारी, ठीक है। और B सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये P आनंद चार्लू, ये तीन लोग मिलकर मद्रास महाजन सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। वीरा राघवाचारी और B सुब्रमण्यम और P आनंदाचार्लू मिलके मद्रास महाजन सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कब, 1884 में। फिर आती है आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। इसको कौन फाउंड करता है, तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज जेसन मेहता और KT तलांग मिलके इसको फाउंड करते हैं, किसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो ये प्री कांग्रेस एसोसिएशन जो है, इसके बहुत बार पूछ लेता है, जैसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के मद्रास महाजन सभा के कौन थे, M वीरागाचारी, P आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग साहब थे। यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव ने स्टार्ट करा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। पूना सार्वजनिक सभा MG रानडे ने स्टार्ट किया था। ये बंगा भाषा पत्रिका, इसके बारे में पूछ लेता है तो याद रखना। फिर आता है आपका ये प्री कांग्रेस एसोसिएशंस थे। अब आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। A.O. ह्यूम जो थे, ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स थे, ठीक है, जो कि क्रूशियल माने जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया बॉडी ऑर्गेनाइज करने में क्रूशियल माना जाता है। इन्होंने कोलैबोरेट करा लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स के लिए, किसके लिए, फर्स्ट सेशन के लिए। फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो होता है वो हेल्ड कहाँ पे होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है। कब, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। इसमें 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं, जिसमें से 2 लोग जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, मोस्टली लॉयर्स होते हैं। और इसके ब्रिटिश वाइसरॉय कौन रहते हैं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है तो लॉर्ड डफरिन होते हैं। फिर आता है आपका मॉडरेट फेज के बारे में। इसमें कांग्रेस के काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, जिसको अलग से एक बार याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मॉडरेट फेज आता है। तो इम्पॉर्टेंट लीडर कौन थे मॉडरेट फेज के, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा, DE वाचा थे, SN बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। ये लोग बेसिकली आपके मॉडरेट फेज के थे। ये लोग 3P मेथड पे काम करते थे, पिटिशन, प्रेयर और प्रोपागेंडा पे। ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जो है वांटेड जस्टिस बट वे आर अनअवेयर ऑफ इंडियन रियलिटीज़। ये लोग बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जो जस्टिस तो देना चाहते हैं, बस ये लोग इंडियन की रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है। इसलिए ये एडवोकेट करते थे किसको, लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन को विद इन लीगल बाउंड्री में रह के। ये फॉट फॉर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए फ़ाइट करते थे, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू के लिए फाइट करते थे, बेटर कंडीशन, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री के बारे में के लिए ये लोग फाइट करते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पार्सली एड्रेस देयर डिमांड बट नॉट फुली। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में दिया गया, वो बेसिकली पार्शली इनके डिमांड को एड्रेस करता है बट नॉट फुली। ये लोग फोकस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे, इकोनॉमिक क्रिटिक्स पे और ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस पे, ठीक है। सोशल बेस इनका जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, जो 1905 जब बंगाल का विभाजन हो जाता है उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है 1905 से 18 तक। इसमें फैक्टर फॉर राइजिंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, मॉडरेट विंग जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है, रियल ब्रिटिश कैरेक्टर, ठीक है। मॉडरेट राइटिंग्स एक्सपोज, जो मॉडरेट की राइटिंग जो होती है वो एक्सपोज कर देती है रियल ब्रिटिश कैरेक्टर को, ठीक है।
और ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और एजुकेशन ग्रो होने की वजह से भी थोड़ा सा वो आता है, और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन की जो कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है उससे भी जन्म होता है किसका, एक्सट्रीमिस्ट फेज का। फिर स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट आते हैं 1903 से 1905 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट आता है और बाइकॉट मूवमेंट आता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ओरिजिन क्या है इसका, तो ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। तो ब्रिटिश का डिसीजन होता है कि बंगाल को हम पार्टीशन करेंगे दिसंबर 1903 में। तो एक्चुअल मोटिव क्या होता है कि डिवाइड बंगाली बाय लैंग्वेज रिलीजन और वीकेन करें इंडियन नेशनलिज्म को। मेथड क्या अपनाते हैं ये लोग, पिटीशन, मीटिंग, न्यूज़पेपर, हिताब्दी, संजीवनी और बंगाली, ये बेसिकली इनका क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है। बाइकॉट रिजोल्यूशन कब पास होता है, अगस्त 7 को 1905 में, फॉर्मल स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट और वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट में। अगस्त 1905 को क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश होता है, किसके लिए, नेशनलिस्ट एजुकेशन के लिए। सतीश चंद्र मुखर्जी जो होते हैं वो लीड करते हैं भगत चपास्थी डॉन न्यूज़पेपर को। ठीक है, बंगाली नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश होता है, कौन करता है, अरबिंदो घोष प्रिंसिपल बनते हैं और रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। बंगाली नेशनल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, बेसिकली स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के दौरान ही होता है बंगाली नेशनल कॉलेज का, जिसमें अरबिंदो घोष जो होते हैं प्रिंसिपल बनते हैं और रास बिहारी घोष जो प्रेसिडेंट बनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो शांति निकेतन का नींव रखते हैं, फाउंड करते हैं क्या, शांति निकेतन, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी इंटरप्राइजेज जो है बंगाल केमिकल इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, पीसी रे के द्वारा, और नेविगेशन स्टार्ट होता है सी चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। गणेश देशकर कथा, गणेश देशकर जो है देशकर कथा चालू करते हैं 1904 में, इंस्पायर्ड बाई स्वदेशी एक्टिविज्म। फिर आता है अवनींद्रनाथ टैगोर जो ब्रोक विक्टोरियन डोमिनेंस इन आर्ट। नंदलाल बोस जो फर्स्ट स्कॉलरशिप बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल 1907। तो अगर पूछे कि फर्स्ट स्कॉलर बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कौन रहते हैं, तो नंदलाल बोस रहते हैं। फिर सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, इसमें कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, फ्रिक्शन आ जाता है दिसंबर 97 में। रास बिहारी घोष जो रहते हैं वो प्रेसिडेंट रहते हैं। तो याद रखना, बहुत बार पूछता है कि सूरत स्प्लिट जो होता है 1907 में, उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो रास बिहारी घोष रहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाओ, बट मॉडरेट बोलते हैं कि मॉडरेट वांटेड तिलक एक्सक्लूडेड, मॉडरेट बोलते हैं कि तिलक नहीं बनेंगे। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि तिलक या लाला लाजपत राय में से किसी को प्रेसिडेंट बनाओ। सूरत स्प्लिट का मेन कॉज बनता है। मॉडरेट जो है, मॉडरेट पोस्ट स्प्लिट स्टक टू सेल्फ गवर्नमेंट वाया कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो मॉडरेट स्प्लिट के बाद जो मॉडरेट्स क्या करते हैं, वो सेल्फ गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू। गवर्नमेंट रेप्रेशन देखते हैं, स्ट्रिंजेंट एंटी गवर्नमेंट लॉ, जो स्ट्रिंजेंट एंटी गवर्नमेंट लॉज जो आते हैं उसमें एक तो आता है सेडिशन मीटिंग एक्ट आता है, सेडिशन मीटिंग एक्ट 1907 में आता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में आता है। इंक्रीमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 में आता है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में, और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आता है। दिल्ली दरबार लगता है बेसिकली 1911 को, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग टू रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किंग्स जॉर्ज और क्वीन मैरी के लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किया जाता है, कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है दिल्ली, और यहीं पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होती है, जिसमें रास बिहारी बोस और सचिंद्रन सान्याल ट्राई करते हैं क्या, बॉम्ब फेंकने का, किस पे, हार्डिंग पे। तो याद रखना, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या होता है, बेसिकली रास बिहारी बोस और सचिंद्रन सान्याल जो होते हैं वो हार्डिंग रहता है उस पर बम फेंकने का प्रयास करते हैं। सचिदानंद सान्याल जो होते हैं, सचिंद्रन सान्याल को जेल हो जाता है, और इन्होंने क्या लिखी होती है, बंदी जीवन राइटिंग किसकी है, सचिदानंद सान्याल की। तो याद रखना, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में आपको बस 2-3 फैक्ट याद रखने हैं कि रास बिहारी बोस और सचिंद्रन सान्याल इससे एसोसिएटेड होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पे ये लोग बम फेंकते हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार इसी के टाइम पे लगता है। सचिंद्रन सान्याल को जेल हो जाता है, और वहाँ पे क्या लिखते हैं, बंदी जीवन नाम की एक राइटिंग लिखते हैं। सोर्सेस ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म इन इंडिया। ठीक है,
कहाँ पे सर्ज हुआ, सर्जेज ऑफ रिवोल्यूशनरी, कहाँ पे सर्ज हुआ रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म इंडिया में, उसके बारे में देखते हैं। तो बंगाल में देखते हैं। तो बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति बनाई गई प्रोमोर्था मीटर के द्वारा, ठीक है। तो अगर पूछे कि अनुशीलन समिति कहाँ पे बनाई गई थी, तो बंगाल में बनाई गई थी। कब? 1902 में। कौन बनाया था इसको? प्रोमोथा मीटर। प्रोमोथा मीटर जो थे वो अनुशीलन समिति के फाउंडर थे। सॉरी, कई लोग थे जिसमें प्रोमोथा मीटर भी थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी भी थे, बनिंद्र कुमार घोष भी थे। तो 3 लोग थे अनुशीलन कमेटी से रिलेटेड। कौन से? प्रोमोथा मीटर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बनिंद्र कुमार घोष। फिर 1896 में क्या होता है? इनर सर्किल लॉन्च होता है युगांतर न्यूज़पेपर से, ठीक है। अगर पूछे कि युगांतर न्यूज़पेपर कब लॉन्च हुआ, तो 1896 में। और इनर सर्कल जो है इसको लॉन्च करा था। युगांतर सर्कल कौन लॉन्च करा था? इनर सर्कल ने लॉन्च करा था, ठीक है। 1907 में क्या होता है? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल ऑर्गेनाइज करते हैं सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। हेमचंद कानूनगो वेंट अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग। याद रखना कि रास बिहारी बोस 1907 में क्या होता है कि रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल जो है, सचिन सन्याल क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? सीक्रेट सोसाइटी। तो अगर पूछ ले कि सीक्रेट सोसाइटी कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल। याद रखना कि यही रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल जो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में लॉर्ड हार्डिंग के पे बम भी फेंकते हैं। 1907-8 में क्या होता है? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस बॉम्ब फेंकते हैं। किस पे? कैरिस पे। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में हमने पढ़ा था ना। अरबिंदो घोष, बनिंद्र घोष जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड कौन है? अरबिंदो और बनिंद्र घोष रिलेटेड है। और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी किससे रिलेटेड है? मुजफ्फरपुर में बॉम्ब फेंकने वाले से रिलेटेड है। नरेंद्र गोसाई किससे रिलेटेड है? क्राउन विटनेस है, शॉट बाई सत्येंद्र नाथ बोस, कन्हैया लाल दत्ता। ये बेसिकली क्राउन के विटनेस बनते हैं। कौन? नरेंद्र गोसाई, जिसको कौन मार देता है? सत्येंद्र नाथ बोस मार देते हैं, ठीक है। दिसंबर 92 में क्या होता है? रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल बॉम्ब फेंकते हैं लॉर्ड हार्डिंग पे दिल्ली दरबार के टाइम पे, जिसमें दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल होने लगता है। फिर महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में बेसिकली वासुदेव बलवंत फाड़के ऑर्गेनाइज करते हैं किस क्या? रामोसी पीजेंट फोर्स। तो याद रखना, रामोसी पीजेंट फोर्स कौन ऑर्गेनाइज करता है? वासुदेव बलवंत फाड़के। कब? 1879 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और 1819 में बाल गंगाधर तिलक जो है नेशनलिज्म, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, जर्नलिज्म, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये सब किसकी वो है? बाल गंगाधर तिलक की। और वासुदेव बलवंत फाड़के रामोसी पीजेंट फोर्स की स्थापना करते हैं। 1897 में चापेकर ब्रदर्स जो होते हैं, तिलक के डिसाइपल जो होते हैं, तिलक के जो शिष्य होते हैं, कौन? चापेकर ब्रदर। ये क्या करते हैं? असासिनेट करते हैं प्लेग कमिश्नर रैंट लिट अयस्टर। तो अगर पूछे कि प्लेग कमिश्नर को कौन असासिनेट करता है, तो वो चापेकर ब्रदर करते हैं, जो कि तिलक के डिसाइपल होते हैं। 1899 में क्या करते हैं? सावरकर ब्रदर, विनायक और गणेश जो है मित्र मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, और अभिनव भारत। तो याद करो, ये अगर पूछ ले कि मित्र मेला और अभिनव भारत कौन ऑर्गेनाइज किया, तो सावरकर ब्रदर के भी। कब? 1899 में। 1909 में क्या हुआ? AMT जैक्सन जो है कलेक्टर ऑफ नासिक, AMT जैक्सन जो था, जो कि नासिक का कलेक्टर था, असासिनेटेड बाई अनंत लक्ष्मण कन्हे। अभिनव भारत के जो मेंबर थे, क्या नाम था? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। ये क्या करते हैं? नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन को असैसिनेट कर देते हैं। पंजाब में देखते हैं क्या होता है। पंजाब में लाला लाजपत राय जो है पंजाबी पत्रिका, पंजाबी न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। अजीत सिंह जो है ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? अंजुमन आई मोहिसबनी वतन पब्लिश्ड भारत माता, ठीक है। अजीत सिंह क्या पब्लिश करते हैं? भारत माता पब्लिश करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्या करते हैं? अंजुमनी मोहसबनी वतन ऑर्गेनाइज करते हैं। अदर क्या है? आगा हैदर जो हैं, सैयद हैदर राजा, भाई प्रेमचंद और लक्ष्मी फलक, ये लोग पंजाब से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड में कैसे हो रही थी, क्या हो रही थी। तो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मन जो है स्टार्ट करते हैं इंडियन हाउस लंदन में, और पब्लिश करते हैं इंडियन सोशलिस्ट। तो याद रखना कि अगर पूछ ले कि लंदन में इंडियन हाउस कौन स्टार्ट करता है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मन, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है वो इंडियन हाउस स्टार्ट करते हैं लंदन में, और पब्लिश करते हैं क्या? इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। मदन लाल ढींगरा असासिनेट करते हैं किसको? करजन विल्ली को, एक्स्ट्रा डिटेड फॉर नासिक केस। हाँ, नासिक केस में जो एक्स्ट्रा डिक्टेड रहता है उसमें क्या करते हैं? करजन विल्ली को असासिनेट करता है कौन? मदन लाल ढींगरा।
पेरिस जेनेवा में क्या होता है, मैडम भिखाजी कामा जो है ब्रॉट आउट मैडम वंदे मातरम अजीत सिंह एक्टिव। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा जो है वो क्या करती हैं, वंदे मातरम पेरिस जेनेवा में ब्रॉट आउट करती हैं और अजीत सिंह एक्टिव होते हैं यहाँ पे। आफ्टर एंग्लो जर्मन टेंशन के बाद क्या होता है, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय मूव टू बर्लिन। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो है बर्लिन जाते हैं। स्वदेशी सेवक होम गदर पार्टी यूएस में इस्टेब्लिश होती है, ब्रांचेस जो है फार ईस्ट में होता है। गदर पार्टी के बारे में देखते हैं। गदर पार्टी यूएस में फाउंड होती है, सैन फ्रांसिस्को में फाउंड होती है। 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद, भगवान सिंह, करतार सिंह सरवदा और बरकतुल्ला भाई परमानंद मिलके क्या करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। लाला हरदयाल को याद रखना आप, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। एम क्या होता है इसका, एंटी इम्पेरियलिस्ट आर्म्ड इंसरेक्शन वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, रास बिहारी बोस के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गदर रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। कौन, रास बिहारी बोस। डिस्कस्ड ऑल इंडिया आर्म्ड अपराइजिंग। ठीक है, कोमागाता मारू इंसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। तो 1940 में क्या होता है, शिप जिसमें सिख और पंजाबीज रहते हैं टर्न बैक फ्रॉम कनाडा से टर्न बैक करते हैं। इमीडिएट रिफ्यूज़ टू बोर्ड ट्रेन, जो कि ट्रेन को बोर्ड करने को रिफ्यूज़ कर देते हैं। पुलिस क्लासेस एट बज नियर कलकत्ता। तो ये कोमागाटा मारू एक्सीडेंट क्या है, बेसिकली सिख और पंजाबियों से भरी एक शिप रहती है जो कि आती है कहाँ पे, कलकत्ता बज ऑफ कलकत्ता के नज़दीक जब आती है तो ये क्या होता है, पुलिस क्लैश हो जाता है जिसमें 22 लोग मारे जाते हैं। हाइटेन टेंशन होता है, गदर प्लान वायलेंट अटैक। गदर पार्टी जो होती है वायलेंट जो है अटैक प्लान करती है। 1915 में क्या होता है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस का स्थापना का होता है, कौन करता है, वी चट्टोपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल मिलकर करते हैं। और जर्मन प्लान मोबिलाइज इंडियन सोल्जर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट वर्ल्ड हुआ और उसमें नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स क्या हुआ उसको देखते हैं। तो मॉडरेट्स जो हैं वो सपोर्ट किए थे ब्रिटिश एम्पायर को एज ड्यूटी, बोले थे कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसमें हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें। एक्सट्रीमिस्ट जो थे तिलक जो थे वो सपोर्ट किए थे होपिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये होप करके कि सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे ये लोग इसके बाद। रिवोल्यूशनरी जो है ये सॉ चेंजेस टू वेज वॉर, वांटेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ठीक है, वॉर ड्रेन्ड इंडिया ऑफ ट्रूप्स। ठीक है, वेयर वाइट सोल्जर ड्रॉप टू 15,000। ठीक है, वॉर के वजह से इंडियन जो ट्रूप से बहुत कम हो गया, वाइट सोल्जर्स भी थे उनका भी नंबर कम होता है। रेज्ड होप फॉर फॉरेन हेल्प। ठीक है, फॉरेन हेल्प के लिए रेज करने लगे जर्मनी और टर्की से। होम रूल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा फ्यूल्ड था, ये डिससेटिस्फैक्शन विथ ब्रिटिश रूल। वर्ल्ड वॉर 1 का जो इम्पैक्ट हुआ था उसमें जो ब्रिटिश का जो रूल था उससे जो डिससेटिस्फैक्शन हुआ था उससे जन्म हुआ था किसका, होम रूल मूवमेंट का। इसमें क्या एम किया गया था, सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर हम सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल चलाएंगे, इसका ये एम था। इंस्पायर्ड किससे था, आयरिश होम रूल लीग से। अगर पूछे कि होम रूल मूवमेंट जो यहाँ पे एनी बेसेंट और तिलक जी ने चलाया था वो किससे इंस्पायर्ड था, तो आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर्ड था। अप्रोच क्या था इसका, अप्रोच ये था कि पब्लिक मीटिंग करेंगे, लाइब्रेरीज रखेंगे और पॉलिटिकल लिटरेचर कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। प्रोपेगेंडा क्या था इनका, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, प्लेज, सॉन्ग्स और फंड रेजिंग करके लोग प्रोपेगेंडा करेंगे अपना। लीडर्स कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थे ये किसके लीडर थे, होम रूल मूवमेंट के। अदर लीडर कौन थे इसके, जीएस खापड़े थे, जे बाप्टिस्टा थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, नेहरू, मोतीलाल नेहरू थे, नेहरू, देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बेसिकली बहुत सारे थे। किचलू भी थे, एम मालवी, तेज प्रताप सप्रू, लाला लाजपत राय, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तिलक के इंडियन होम रूल के बारे में देखते हैं तो ये अप्रैल 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर पूछे कि तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था तो अप्रैल 1916 में हुआ था। इसका फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे होता है, बेलगांव पूना इसका हेडक्वार्टर था। तो पूछे कि तिलक के होम रूल मूवमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ था तो वो था पूना और इसकी पहली मीटिंग बेलगांव में हुई थी। ठीक है, कवरेज क्या करता था, महाराष्ट्र को कवरेज करता था, एक्सक्लूड करता था बॉम्बे को
कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार को ये कवरेज करता था। डिमांड क्या था इसका कि स्वराज चाहिए हमको, सेल्फ रूल चाहिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस चाहिए और वर्नाकुलर एजुकेशन चाहिए। एनी बेसेंट के ऑल इंडिया मूवमेंट के बारे में देखते हैं तो इनका सितंबर 1916 में मद्रास से स्टार्ट हुआ। तो याद रखना कि जो तिलक का था, तिलक का इंडियन होम रूल लीग था वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? पूना से। और जो इनका एनी बेसेंट का था वो सितंबर 1916 से स्टार्ट हुआ था मद्रास से। तो बेसिकली एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था वो तिलक के बाद स्टार्ट हुआ था और ये मद्रास वाले रीजन में देख रही थी। तो बेसिकली ये जहाँ पे तिलक का इनका एरिया था, कवरेज था, महाराष्ट्र जो बॉम्बे को एक्सक्लूड किए थे, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस बिहार को कवर कर रहे थे। उसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया को और बॉम्बे भी इंक्लूड की थी ये, उनको ये इनका कवरेज था। किनका? एनी बेसेंट वाले होम रूल मूवमेंट का। की फिगर कौन कौन थे इसके? जॉर्ज अरुंडल जॉर्ज अरुंडल जो थे इनके की फिगर थे। BW वार्डिवा थे। CP रामास्वामी अय्यर थे। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। लखनऊ सेशन जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में, उसके बारे में देखते हैं। तो जो 1916 का लखनऊ सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? और अंबिका चरण मजूमदार। तो याद रखना कि 1916 का जो लखनऊ होता है, लखनऊ सेशन होता है, उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? तो ये होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। पूछता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। वैसे ही 1907 में कौन थे वो भी याद रखना। 1907 के कौन थे? और 1916 के अंबिका चरण मजूमदार थे जो कि मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो रीएडमिट हो गए थे कांग्रेस में। तो याद रखना कि लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं इसको 1916 को, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे उनका समझौता हो गया था बीच में, ठीक है। जिसके अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग की यूनिटी हुई थी और प्रेजेंटेड कॉमन डिमांड टू गवर्नमेंट। रीज़न फॉर मुस्लिम लीग चेंज, मुस्लिम लीग में जो चेंज हुआ था उसका रीज़न क्या था? ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर दिए थे टर्की वॉर में एड देने के लिए। और एनुलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था उसको खारिज कर दिया था 1911 में, उससे भी मुस्लिम नाराज़ थे। और रिफ्यूज़ल टू इस्टेब्लिश अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विथ नेशन वाइड एफिलिएशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेशन वाइड एफिलिएशन में रिफ्यूज़ कर दिए थे, वो भी था। शिफ्ट यंगर लीग लीडर मूव्ड टुवर्ड्स कांग्रेस लाइक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। यंगर लीग लीडर्स जो थे मूव किए थे क्या? कांग्रेस लाइक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग ऑफ गांधी। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद स्टार्ट होता है गांधीयन एरा अपना। तो लाइफ इन साउथ अफ्रीका के बारे में देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी। साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 को गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। और वहाँ पे इस्टेब्लिश करा था इन्होंने क्या? नेटल इंडिया कांग्रेस। वहाँ पे नेटल इंडिया कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट करा था और इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका भी स्टार्ट करी थी। तो याद रखना इंडियन ओपिनियन जो है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तभी स्टार्ट किए थे। फर्स्ट सत्याग्रह जो है लॉ रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद फिंगरप्रिंट। तो फर्स्ट सत्याग्रह अगर गांधी जी का बोला जाए तो वो क्या था? उसके लिए किए थे लॉ रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में, टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो इस्टेब्लिश किए थे 1910 में। फिनिक्स फार्म इस्टेब्लिश किए थे 1904 में। सेंटर्स फॉर सोशल रिफॉर्म, ठीक है, ये दोनों टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म क्या थे? ये सेंटर फॉर सोशल रिफॉर्म थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। फिर गांधी जी इंडिया आते हैं। तो गांधी जी इंडिया रिटर्न करते हैं जैन 1915 को, ठीक है। ट्रैवल्ड इंडिया, स्टडीड मासेस कंडीशन, ठीक है। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस करते हैं, जिसमें इंडिगो प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन पे बात करते हैं। गांधी जी को कौन रिक्वेस्ट करता है? राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए चंपारण में। उनके साथ और कौन कौन रहता है? तो राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, मजरूल हक रहते हैं, महादेव देसाई रहते हैं, नरहरि पारिक रहते हैं और JB कृपलानी रहते हैं। गांधी जी जो है डिफाइंड ऑर्डर फेस्ड अरेस्ट, आउटकम क्या होता है कि 3 कठिया सिस्टम जो होता है उसको एबॉलिश किया जाता है और पीजन को कंपनसेट किया जाता है। ये फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। अगर पूछे कि फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया कौन था, तो आपका चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में गांधी जी ने करा था। उसके बाद
आपका आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब होता है? 1918 में होता है। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी होता है। तो अगर पूछे कि गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा होता है, तो वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में होता है। इसमें डिस्प्यूट क्या होता है कि मिल्स ऑनर जो रहते हैं और वर्कर्स के बीच में प्लेग बोनस को लेके कुछ डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, इसमें गांधी जी जो होते हैं मीडिएट करते हैं और हंगर स्ट्राइक भी करते हैं। आउटकम क्या होता है कि ट्राइब्यूनल अवार्डेड 35% वेज हाइक। ठीक है, तो ये जो है 20% उनको मिल रहा होता है, 50% ये लोग डिमांड करते हैं। गांधी जी जब इंटरवीन करते हैं तो दोनों का एवरेज 35% वेज हाइक मिलता है प्लेग स्ट्राइक के वजह से, सॉरी प्लेग बोनस के तौर पे। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो होते हैं इनका पहला फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहता है। तो अगर पूछे कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा रहता है, तो अहमदाबाद रहता है। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन कौन सा रहता है? खेड़ा सत्याग्रह रहता है। मार्च 1918 में करते हैं और फेब 1918 में क्या करते हैं? खेड़ा करते हैं। तो याद रखना इसका ये क्रोनोलॉजी पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा में क्या हुआ था। इसको ऐसे याद रखो, केक से याद रखो। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। कैसे खेड़ा हो गया आपका। अहमदाबाद में फर्स्ट जो है हंगर स्ट्राइक किए थे और खेड़ा में जो है इनका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। ठीक है, हाँ, तो खेड़ा वाला देखते हैं कि इनका इशू क्या था। तो टैक्स रिफ्यूजल था, क्रॉप फेलियर हो गए थे, उसके बाद भी क्रॉप फेलियर और ड्रॉट आ गया था, उसके बाद भी जो उनको टैक्स मांग रहे थे वो लोग। तो गांधी जी इंटरवीन किए थे। सरदार पटेल गांधीयन यूनिटी, सरदार पटेल और गांधीयन यूनिटी। आउटकम क्या होता है? गवर्नमेंट ने सस्पेंड करा था टैक्स और रिड्यूस करा था रेट को और रिटर्न किया था प्रॉपर्टी को। फिर आता है आपका रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, 1919 में जो रॉलेट सत्याग्रह होता है, फर्स्ट मास स्ट्राइक अगर पूछा जाए गांधी जी का, तो वो ये रहता है रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या रहता है? कॉल्ड रॉलेट एक्ट ब्लैक एक्ट। याद रखना कि रॉलेट एक्ट को गांधी जी क्या बोले रहते हैं? ब्लैक एक्ट बोले रहते हैं। ठीक है, और इसमें मासेस को अर्ज करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पीजन, आर्टिसन, अर्बन पुअर जो सब लोग इसमें क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट का फॉर्म क्या रहता है? नेशन वाइड हड़ताल, स्ट्राइक, फास्टिंग प्रेयर, सिविल डिसोबीडियंस और कोर्टिंग अरेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक रिज़ाइन कर देते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर पूछे कि कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर, इंडियन मेंबर जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। किसके खिलाफ? रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ। फिर होता है आपका जालियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को। तो अमृतसर जो है ये वर्स्ट इफेक्ट होता है, शॉप क्लोज़र हो जाता है। यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था। इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था और ब्रिगेडियर जनरल जो यहाँ पे डायर रहता है ये इम्पोज कर देता है मार्शल लॉ और पब्लिक गैदरिंग को बैन कर देता है। इंसिडेंट क्या होता है कि ट्रूप्स जो होते हैं जालियांवाला बाग को सराउंड कर लेते हैं और फायर कर देते हैं अनआर्म्ड क्राउड विदाउट वार्निंग पे, जिसमें 1000 से ज़्यादा डेथ हो जाती है और 1500 लोग इंजर्ड होते हैं। ठीक है, हंटर कमेटी इस्टेब्लिश होती है। जब ये जालियांवाला बाग मैसेकर होता है उसके रिस्पॉन्स में हंटर कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश होती है और डायर को कंडेम किया जाता है फॉर लैक ऑफ नोटिस और कोई इस पर पेनल्टी भी नहीं लगाई जाती है। तो याद रखना जो हंटर कमीशन लगता है, हंटर कमीशन, तो डायर कंडेम फॉर लैक ऑफ नोटिस। ठीक है, बट नो पेनल्टी और डिसिप्लिनरी एक्शन, इस पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लगता है। तो याद रखना हंटर कमीशन किसके लिए बना था? तो वो बेसिकली हंटर कमेटी जो बनी थी, हंटर कमेटी बेसिकली आपकी जलियांवाला बाग मैसेकर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी थी। फिर आता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू क्यों आता है उस पर बात करते हैं। अर्ली 1919 में क्या होता है? अली ब्रदर जो होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अहमद खान, हसरत मोहम्मी अर्ज करते हैं ब्रिटिश को कि चेंज करो स्टांस को, अपना चेंज स्टांस ऑन टर्की, अपना जो स्टांस है टर्की का इसको चेंज करो। कौन? अली ब्रदर, शौकत अली और मोहम्मद अली, मेनली शौकत अली और मोहम्मद अली जो होते हैं। ठीक है, खलीफाज कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेस टेरिटोरियल अरेंजमेंट। गांधी जी जो है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉल करते हैं यूनिटी
हिंदू मुस्लिम यूनिटी को नॉन कॉपरेशन। तो खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे बना सकते हैं। फिर ये क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू। तो ये रहता है कि इवेंट्स क्या होता है, फेब 1920 में जो होता है, गांधी जी अनाउंस करते हैं रेडिनेस फॉर नॉन कॉपरेशन इफ़ पीस ट्रीटी फेल्स टू सर्टिफाई इंडियन मुस्लिम। अगर जो पीस ट्रीटी है इंडियन मुस्लिम को सर्टिफाई करने में फेल हो जाती है तो क्या करेंगे, हम नॉन कॉपरेशन इशू करेंगे, ठीक है। और अगस्त 31 1920 को खिलाफत कमेटी लॉन्च करती है नॉन कॉपरेशन। तो याद रखना कि नॉन कॉपरेशन कब लॉन्च होता है, अगस्त 31 1920 को। सितंबर 1920 को क्या होता है, कांग्रेस अप्रूव करती है नॉन कॉपरेशन, बाइकॉट ऑफ स्कूल, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गुड्स टाइटल और इन सारी चीज़ों को बाइकआउट करने लगते हैं। कब, सितंबर 1920 को कांग्रेस जो है अप्रूव करती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। और अगस्त 31 को खिलाफत कमेटी जो है वो लॉन्च करती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर हमारा हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। कब, फरवरी 5 1922 को। गोरखपुर यूपी में क्या होता है, प्रोटेस्टर्स अटैक कर देते हैं, पुलिस फायर करती है, क्राउड रिटेलिएट करती है और पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। 22 पुलिसमैन की मौत हो जाती है इसमें। इससे दुखी होके गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस बढ़ रहा था। फिर देखते हैं इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशल आइडियाज़ एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। उसके बाद जो है स्वराजिस्ट और सोशल आइडियाज़ का इमर्जेंस होने लगता है और क्या होता है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है। तो कांग्रेस और खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, तो बेसिकली कांग्रेस और खिलाफत स्वराज पार्टी, स्वराजिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। डिफरेंस ऑन काउंसिल एंट्री, तो बेसिकली काउंसिल एंट्री में डिफरेंसेस होता है। डिफीट ऑफ एंडिंग और मेंडिंग काउंसलिंग एट गया सेशन। गया सेशन होता है 1922 में, ठीक है, जिसमें CR दास जो होते हैं और मोतीलाल जो होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं एज ए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और फॉर्म करते हैं स्वराज पार्टी। तो याद रखना स्वराज पार्टी कौन फॉर्म करता है, CR दास और मोतीलाल फॉर्म करते हैं और इसमें CR दास जो रहते हैं प्रेसिडेंट, मोतीलाल जो हो सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है, और स्वराज पार्टी का गठन होता है। पंजाब यूपी बिहार में क्या होता है, पंजाब यूपी बिहार में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी का क्या होता है, गठन होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन होता है पंजाब यूपी बिहार में, ठीक है। तो बेसिकली 1924 में कानपुर में बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल मिलके HRA का फाउंडेशन रखते हैं। फिर काकोरी रॉबरी करते हैं लोग अगस्त 1925 में, जिसमें HRA हेल्ड अप ट्रेन। HRA जो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो होता है एक ट्रेन को लूट लेते हैं कैश, वहाँ पे बहुत लोग अरेस्ट होते हैं, जिसमें बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इनको फांसी दे दी जाती है। तो याद रखना, ये पूछता है कि काकोरी रॉबरी में किसको किसको फांसी दी गई थी, तो बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इन 4 लोगों को क्या कर दी जाती है, काकोरी रॉबरी के खिलाफ उनको फांसी दे दी जाती है। कौन, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी। सॉन्डर का मर्डर होता है लाहौर में दिसंबर 1928 में। रिएक्शन टू लाला लाजपत राय डेथ आफ्टर लाठी ब्लो ड्यूरिंग साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। तो बेसिकली साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय पे एक लाठी चल जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो उसी के रिएक्शन में सॉन्डर्स जो होता है उसकी मर्डर कर देते हैं ये लोग। HSRA ये क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भगत सिंह, ये तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये HSRA बेसिकली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये 3 लोग मिलके HSRA का गठन करते हैं। भगत सिंह राजगुरु जो है मिस्टूक JP सॉन्डर फॉर पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट और शॉट हिम। इसमें JP सॉन्डर को क्या करते हैं, इनको लगता है कि यही सुप्रिटेंडेंट स्कॉट है और JP सॉन्डर को मार देते हैं, ठीक है। बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाता है। कब, अप्रैल 1929 को। ये प्रोटेस्ट वर्सेस पब्लिक सेफ्टी बिल, वर्सेस पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कर्बिंग सिविल लिबर्टी को कर्ब किया जाता था। इसमें क्या किया,
लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो बम फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे और बोलते हैं कि हमें अटेंशन नॉट हार्म। बेसिकली इनका जो एम था अटेंशन लेना था कि भाई तुम हमारे सिविल लिबर्टी को कर्ब मत करो। इनका एम किसी को हार्म करना नहीं था। किसका, कौन कौन था लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बंगाल इन 1920 में बंगाल में क्या चल रहा है? कांग्रेस का स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। जेएम सेन गुप्ता अनुशीलन ग्रुप में चले गए हैं और सुभाष बोस जो है युगांतर ग्रुप में चले गए हैं। अनुशीलन ग्रुप और युगांतर ग्रुप, दो ग्रुप चल रहा है, अनुशीलन के जेएम सेन गुप्ता और युगांतर के सुभाष बोस। गोपीनाथ साहा अटेम्प्टेड टू असैसिनेट पुलिस कमिश्नर। गोपीनाथ साहा जो है वो पुलिस कमिश्नर को असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करते हैं। टिगार्ड फेल होते हैं और इनोसेंट मैन मारा जाता है। मोस्ट एक्टिव रिवोल्ट ग्रुप, मोस्ट एक्टिव रिवोल्ट ग्रुप कौन सा रहता है? चिटगांव ग्रुप लेड बाय सूर्य सेन। तो अगर पूछे कि चिटगांव ग्रुप को कौन लीड कर रहा था, तो सूर्य सेन लीड कर रहे थे। फिर होता है चिटगांव आर्मरी रेड। चिटगांव आर्मरी रेड जो होता है अप्रैल 1980 में होता है, जिसमें 65 रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड सक्सीड हो जाता है, नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट को प्रोक्लेम करते हैं और बाद में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। चिटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। चिटगांव ग्रुप से रिलेटेड कौन है? सूर्य सेन। चिटगांव आर्मरी में 65 रिवोल्यूशनरीज रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन आता है और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें होती हैं। तो बेसिकली नवंबर 8 1927 को सर साइमन साइमन के नेतृत्व में 7 मेंबर कमेटी बिठाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडिया का प्रिपेयर्डनेस फॉर रिफॉर्म को एसेस करना है। कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास में दिसंबर 1927 में, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि हम ये साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या होता है 1930 में? तो ये साइमन कमीशन जो है रिकमेंड करती है कि एबोलिश डायरकी को एबोलिश करती है, ठीक है। और रिप्रेजेंट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, मोर पावर टू गवर्नर देती है। सेंटर में पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट पावर फॉर गवर्नर जनरल इन अपॉइंटिंग कैबिनेट। इलेक्टोरेट में क्या करती है? रिटेन करती है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को, टेम्पररीली रिजेक्ट करती है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को। फेडरलिज्म में क्या बोलती है कि ग्रेजुअल होगा, सजेस्ट करती है कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया को, रिकमेंड करती है लेजिस्लेचर फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और बलूचिस्तान के लिए। और सेपरेशन क्या बोलती है? सिंध फ्रॉम बॉम्बे और बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो सिंध को बॉम्बे से अलग कर देती है, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर देती है। इंडियनाइज आर्मी वाइल रिटेनिंग ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश को ऑफिसर को रिटेन करेगी और इंडिया के आर्मी को इंडियनाइज करेगी। फिर आता है हमारा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो होता है वो आंसर टू बर्किनहेड चैलेंज। बर्किनहेड जो है वो चैलेंज दिया रहता है, उसी का रिस्पांस होता है कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। तो याद रखना कि अगर पूछ ले कि नेहरू रिपोर्ट किसके रिस्पांस में मनाया जाता है, तो बर्किनहेड चैलेंज के रिस्पांस में मनाया जाता है, जिसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है 1928 फेब 1928 में, और सब कमेटी बनाई जाती है जिसमें मोतीलाल नेहरू रहते हैं चेयरमैन, और उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सप्रू होते हैं, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, MS एनली, मंगल सिंह, अलीम इमाम, शोएब कुरैशी और GR प्रधान रहते हैं। फाइनलाइज होता है अगस्त 1928 को। और नेहरू रिपोर्ट का रिकमेंडेशन क्या रहता है कि हमें डोमिनियन स्टेटस दो, जिससे हम सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन बन सके। इलेक्टोरल सिस्टम देखो, नो सेपरेट इलेक्टोरेट का गठन मत करो। जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी, जॉइंट इलेक्टोरेट रखो, भले से तुम माइनॉरिटी की सीट रिजर्व करो। नॉट इन मेजॉरिटी एरिया में सीट माइनॉरिटी की रिजर्व नहीं होनी चाहिए। प्रोविंशियल रिफॉर्म करो, जिसमें लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस लाओ, फंडामेंटल राइट्स लाओ, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, यूनियन फॉर्मेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखो। ये फंडामेंटल राइट की बात सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो ये आपकी नेहरू रिपोर्ट में हुई थी, ये ध्यान रखना। जिन्ना की फिर 14 पॉइंट्स 14 सूत्री मांग रखता है मार्च 1929 में। इसमें उसकी क्या क्या मांगे रहती हैं? बेसिस ऑफ फ्यूचर मुस्लिम लीग प्रोपेगेंडा, फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है विद प्रोविंशियल पावर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगता है,
नो अमेंडमेंट विथ प्रोविंशियल कंकरेंस, प्रोविंस अगर नहीं मानेगा तो अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। एडुकेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सारे प्रोविंस में, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंटर में, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करता है ये। नो बिल लॉ टू पास इफ 3/4 ऑफ मेजोरिटी अपोज, अगर 3/4 मेजोरिटी अपोज करती है तो लॉ नहीं बनना चाहिए। एडिक्वेट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी होना चाहिए पंजाब बंगाल नॉर्थ प्रोविंस में। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बंगाल्स, बंगाल को सिंध को बंगाल से अलग किया जाना चाहिए, ये जिन्ना की मांग थी। रिफॉर्म इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और बलूचिस्तान से, यहाँ पे रिफॉर्म हो, फुल रिलीजियस फ्रीडम मिले हमें, तो ये 14 सूत्री मांग होती है जिन्ना की, ठीक है। फिर होता है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दिल्ली मैनिफेस्टो होता है नवंबर 2 1929 में। इसमें क्या होता है कि नेशनल लीडर इशू करते हैं डिमांड को फॉर अटेंडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल लीडर जो है वो इशू डिमांड करते हैं कि भाई आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर, कॉन्सिलरी पॉलिसी। गांधी मोतीलाल नेहरू अदर्स मीट इरविन दिसंबर 1929 में। गांधी जी मोतीलाल नेहरू जो है इरविन से मिलते हैं। वांटेड एश्योरेंस दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वुड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग उनसे ये एक एश्योरेंस मांगते हैं, ठीक है, कि अगर मतलब हम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और अपने डोमिनियन स्टेटस के लिए, डोमिनियन स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज़ादी देगा कि नहीं देगा। तो इरविन जो है वो रिजेक्ट कर देता है एंड सेड परपोज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। इरविन जो है रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि पर्पज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पर्पज़ नहीं है। लाहौर कांग्रेस, लाहौर का जो सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की अब डिमांड कर देते हो। तो पहले तो मोतीलाल नेहरू और ये लोग बोलते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस ही दे दो, बट ये डोमिनियन स्टेटस के लिए भी इरविन जो है वो मना कर देता है। फिर ये लोग क्या करते थे, लाहौर का कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर 1929 में, जिसको प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कांग्रेस सेशन को लाहौर के कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कॉल्ड फॉर ओपन कॉन्स्पिरेसी फॉर फ्री इंडिया पीसफुल मास मूवमेंट इसेंशियल। तो यहाँ पे किसको कॉल किया जाता है, ओपन कॉन्स्पिरेसी फॉर फ्री इंडिया को कॉल किया जाता है, जिसमें पीसफुल मास मूवमेंट इसेंशियल्स होंगे। डिसीजन क्या लिया जाता है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करेंगे और अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कांग्रेस का गोल बन गया था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कब ये डिसाइड होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन में, जो दिसंबर 1929 में हुआ था। ऑथोराइजेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऑथोराइजेशन होता है किसके लिए, सिविल डिसोबीडियंस के लिए। जनवरी 26 1930 को फिक्स किया जाता है कि हम इंडिपेंडेंस या स्वराज डे मनाएंगे। दिसंबर 31 1929 को क्या होता है, नेहरू जो होस्ट करते हैं ट्राई कलर फ्लैग को, कहाँ पे, रावी नदी के किनारे, और स्लोगन बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद कॉइन कौन करता है, मौलाना हज़रत मोहानी जो है इनकलाब जिंदाबाद को कॉइन किए होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने कॉइन करा था, तो मौलाना हज़रत मोहानी ने कॉइन करा था 1921 में। इंडिपेंडेंस प्लेज लिया जाता है, इंक्लूडेड राइट फॉर फ्रीडम, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रूइन, पॉलिटिकल राइट और सिविल डिसोबीडियंस और पूर्ण स्वराज, ठीक है। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पास किया जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो ऑथराइज करती है गांधी जी को कि स्टार्ट करें मूवमेंट, और ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट रिस्पांस, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाहौर सेशन में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हुआ था, ये जो है गांधी जी को ऑथराइज़ करती है कि आप अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के साइड से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे गांधी जी आते हैं और दांडी मार्च स्टार्ट कर देते हैं। कब, मार्च 12 को स्टार्ट करते हैं और अप्रैल 16 को पहुँचते हैं। 240 माइल का मार्च करते हैं 78 फॉलोअर के साथ। कहाँ पे, साबरमती आश्रम से दांडी तक। और ये क्या करते हैं, सिंबॉलिक ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, ये सिंबॉलिकली सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं अप्रैल 6 को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पिकेटिंग
रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस, बाइकॉट और रेजिग्नेशन हो जाता है यहाँ पे। नेहरू जो है नेहरू का अरेस्ट जो होता है वो मोर डिमॉन्स्ट्रेशन को लीड करता है। मद्रास, कलकत्ता और कराची में भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेता है। फिर गांधी जी का अरेस्ट होता है May 4, 1930 को, और लेड रेड ऑन धरसना साल्ट वर्क। ठीक है, ये लोग धरसना साल्ट वर्क पे रेड करने लगते हैं। ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ INC डिक्लेयर्ड इलीगल, यहीं पे INC को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर आपका आता है गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली पैक्ट 1931। जनवरी 25, 1931 को गांधी जी और ऑल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स रिलीज किए जाते हैं, और मार्च 5, 1934 को पैक्ट साइन किया जाता है कि कांग्रेस इज इक्वल्स टू इक्वल स्टेटस। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? रिलीज ऑफ प्रिजनर, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है उसका टर्म क्या होता है कि आप प्रिजनर्स को रिलीज करोगे, रिमिशन ऑफ फाइन को कम करोगे, रिटर्न ऑफ लैंड को रिटर्न करोगे, पेंशन रिस्टोर करोगे, पीसफुल पिकेटिंग, लिफ्टिंग, इमरजेंसी हटाओगे। इरविन रिजेक्ट क्या करता है? पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड अदर डेथ सेंटेंस। तो भगत सिंह के कम्यूटेशन को और बाकी के डेथ सेंटेंस को रिजेक्ट करता है। पुलिस इंक्वायरी, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस। गांधी जी एग्री हो जाते हैं और सस्पेंड कर देते हैं मूवमेंट को, और अटेंड करते हैं नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। फिर आपका आता है कराची कांग्रेस सेशन, मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची सेशन आता है, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है, कंडेम किया जाता है वायलेंस को, और एडमायर्ड भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को, और डिफाइंड गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। और इसी में क्या होता है? पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पुट फॉरवर्ड। इसी में कराची सेशन 1931 में क्या होता है? फंडामेंटल राइट का डिमांड होता है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को पुट फॉरवर्ड किया जाता है। फिर आज आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में नवंबर 1930 से जैन 1931 तक होता है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एज इक्वल प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग, सिख, अदर्स जाते हैं, और INC रिप्रेजेंटेड बाय नरेंद्र नाथ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन करता है? नरेंद्र नाथ लॉ, भूपेंद्र नाथ मित्रा, CP रामास्वामी अय्यर और M रामचंद्र राव। आउटकम क्या होता है? इनएडिक्वेट अचीवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यू रहता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होता है सितंबर से दिसंबर के बीच 1931 में, उसमें क्या होता है? INC के सोल रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी पहुँचते हैं। INC के सोल रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी पहुँचते हैं। गवर्नमेंट के साइड से कौन रहता है? CP रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ, रामचंद्र लॉ। इशू क्या होता है? चेंज इन वायसरॉय, नेशनल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, डेडलॉक ऑन माइनॉरिटी इशू। इसमें भी माइनॉरिटी इशू पे डेडलॉक हो जाता है। आउटकम क्या होता है कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट और सिंध को 2 जो है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस मिल गया। इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई, फ्रेंचाइजी फाइनेंस स्टेट कमेटी बनाई गई, प्रोविजन कम्युनल अवार्ड इफ इंडियन फेल टू अग्री। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर से दिसंबर 1932 के बीच। तो इसमें कांग्रेस और गांधी अब्सटेन हो जाते हैं। सिमिलर इशू होता है, लिटिल प्रोग्रेस होता है, रिकमेंडेशन लेड टू जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। रिकमेंडेशन लेड टू जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को बनाया जाता है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन फोर्स होता है जुलाई 1935 में। रिजम्पशन ऑफ CDM 1931-1934। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिज्यूम करती है। कांग्रेस डिमांड आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस फेल होता है। कम्युनल अवार्ड 1932 में क्या होता है? अनाउंस बाई रामसे मैकडोनल्ड क्या करते हैं? कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस करते हैं। ठीक है, अगस्त 16, 1932 को रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी, डिप्रेस्ड क्लास, सेपरेट इलेक्टोरेट लाते हैं मुस्लिम के लिए, यूरोपियन के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मराठास के लिए। रिजर्व डिप्रेस्ड क्लास सीट, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व की जाती है वो 78 की जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को? डिप्रेस्ड क्लास एज सेपरेट माइनॉरिटी को। फिर आता है आपका ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑगस्ट ऑफर 1940 में जो आता है लॉर्ड लिनलिथगो रहता है उस टाइम पे। उसमें डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन, एक्सपैंडेड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियन मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलता है कि हाँ भाई, लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफर लेके आता है, बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस ले लेना आप लोग।
ठीक है, और बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था उस टाइम पे इंडिया वुड डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन कब, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तब। नेशनल डिफेंस काउंसिल जो होता है कब एडवाइजरी 1948, रिस्पॉन्स क्या होता है, कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है। और नेहरू जी इसको क्या बोलते हैं, डेड एज डॉर्नेल। अगस्त ऑफर को नेहरू क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है अगस्त ऑफर को क्या बोलते हैं, डेड एज डॉर्नेल। और गांधी जी क्या बोलते हैं इसको, गांधी जी सेड इट वाइडन अप द गैप, मुस्लिम लीग वेलकम इट। गांधी जी बोलते हैं कि गैप को और वाइडन अप करता है, मुस्लिम लीग जो है इसको वेलकम करता है। फिर आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू होता है। गांधी जी स्टार्टेड लिमिटेड सत्याग्रह लेट 1940 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि शो पार्टिसिपेट्स पेशेंस, आपका शो पेशेंस वॉज नॉट वीकनेस। इसमें पेशेंस दिखाओ कि वीकनेस नहीं है। एक्सप्रेस एंटी वॉर सेंटीमेंट, ऑफर एनदर पीसफुल चांस फॉर एक्सेप्टेंस। डिमांड क्या रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए ड्यूरिंग वॉर, एंटी वॉर डिक्लेरेशन होना चाहिए। लीडर कौन होता है, विनोबा भावे और नेहरू होते हैं, किसके, इंडिविजुअल सत्याग्रह के। याद रखना, विनोबा भावे और नेहरू किसके लीडर रहते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह के। फिर आपका आता है क्रिप्स मिशन 1942। उसका प्रपोजल क्या होता है कि इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर, इंडियंस टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम, सिग्निफिकेंट शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग इंटरिंग पीरियड, ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन। पार्टीशन का ब्लूप्रिंट भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें सब फर्स्ट टाइम क्रिप्स मिशन जो आता है उसमें इंडिया को बोला जाता है कि हाँ भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना फर्स्ट टाइम, ठीक है, किसमें, क्रिप्स मिशन में। तो ये इसमें इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, बाकी का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके आगे का क्विट इंडिया मूवमेंट से आगे का देख लेंगे, ठीक है।